हाजिर हुए हैं। आज हमने नए टॉपिक को डिस्कस करना है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन होते हुए देखते हैं और वो कैसे हो रहे हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन तो हम अपनी आंखों से आम आंख से देख सकते हैं, और इसके अलावा कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, हम उसे आम आंख से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है और हम मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस को मुख्तलिफ टाइम्स में देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर भी ऑब्जर्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर मोहम्मद इलियास। आज हमने एंजाइम्स के हवाले से डिस्कस करना है, और एंजाइम्स के हवाले से हमने इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस करना है। एंजाइम्स के सबसे पहले जो एंजाइम्स की टर्म यूज की वो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम है विल्हेल्म कोनी। उसने 1878 में इस टर्म को यूज किया, और क्या ये यहाँ पर हम देख सकते हैं 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेल्म कोनी ने एंजाइम्स टर्म फर्स्ट टाइम यूज की। फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन के हवाले से देखते हैं आगे एंजाइम की डेफिनेशन क्या है। एंजाइम्स की डेफिनेशन ये है कि वो प्रोटीन्स जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करें और केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करके उसको क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, और जो एंजाइम्स हैं वो खुद उस केमिकल रिएक्शन में अपने आप को चेंज नहीं करते। ये यहाँ पर हम देखते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन्स कैटेलाइज speed up biochemical reactions and are not changed during the reaction। मतलब जो एंजाइम है वो बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं लेकिन खुद अपने आप को उस रिएक्शन में तब्दील नहीं करते। फिर उसके बाद है हम रोजमर्रा जिंदगी में जो मुख्तलिफ तरह के होते हुए कामों को देखते हैं, वो क्या है, उसी जो रिएक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में उसका क्या है, रिफ्लेक्शन है। The life of living organisms is a reflection of what is going on in their body। कि हमारे लाइफ, हमारे जो सेल है, हमारी बॉडी है, उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये उसी का क्या है, रिफ्लेक्शन है। क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ये उसी का ही नतीजा है कि हम जो है जिंदा रह रहे हैं, हम जिंदा हैं। फिर उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म के हवाले से डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या चीज है, ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस का मजमूआ है। जो मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शन का क्या है, मजमूआ है, जो किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए होता है। Metabolism is the set of biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain life। बायोकेमिकल रिएक्शंस का मजमूआ है मेटाबॉलिज्म, जो कि किसी भी जिंदा जानदार चीजों में होता है। किस लिए होता है, ताकि लाइफ को मेंटेन किया जा सके। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो जिंदा जानदार चीजों में मुख्तलिफ तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है, किस लिए होते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्यों होते हैं और उनका वर्क क्या है, क्या करते हैं। अगर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। क्या होते हैं, उसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है। और इसके अलावा जो है रिप्रोड्यूस भी होते हैं। ग्रो होने से क्या चीज है, ग्रो क्या होते हैं कि मतलब वो बढ़ते हैं, और रिप्रोड्यूस किसे कहते हैं, मतलब वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मतलब जो हमारा जो जिस्म है, हमारी जो सेल्स की शेप है, हमारे जो सेल्स हैं वो वक़ूफ़ होते हैं, टेक प्लेस, इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये सारे क्या है, इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म की टाइप्स। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स है, कौन कौन सी हैं, आइए हम देखते हैं। नंबर 1 है एनाबॉलिज्म और नंबर 2 है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सबसे पहले हम एनाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनाबॉलिज्म में जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और उसकी वजह से जब बड़े मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है।
और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ी एग्जांपल है, हम जो है देखते हैं प्लांट्स में जो कि होती है, और प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो होती है, वो है फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस है, जो कि हम ये यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म की दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म की दूसरी टाइप कौन सी है? कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उनकी वजह से छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होती है? खारिज होती है। फिर उसके बाद हम एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्या है? इसके एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमें पता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी खारिज होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है देखते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है? एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जरिया है। बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। और इसके अलावा हम आगे देखें, ये मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल्स हैं, वो क्या होते हैं? एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो केमिकल्स हैं वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाते हैं। किसकी वजह से चेंज होते हैं? वो एंजाइम है जो इस केमिकल को, इन केमिकल्स को क्या करता है? चेंज करता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। एंजाइम्स वो चीज है, वो प्रोटीन्स हैं जो कि एक केमिकल्स को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद है कि बायोकैटालिस्ट के हवाले से हमने देखना है कि एंजाइम्स जो कि मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, मतलब क्रूशियल हैं, बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स क्या है? क्रूशियल है। बिकॉज उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि ये बायोकैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। बायोकैटालिस्ट के तौर पर काम करके वो करते क्या हैं? वो क्या करते हैं? स्पीड अप कर देते हैं एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवे। जो बायोकैटालिस्ट हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप कर देते हैं, और स्पीड अप करने के साथ साथ क्या करते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट भी करते हैं। फिर उसके बाद है जो मेन चीजें हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो है सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है। जो सबस्ट्रेट है जो इस्तेमाल होती है, और जो नई चीज बनेगी उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब the molecules at which enzymes act, वो मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम्स क्या करेगा? काम करेगा। और एंजाइम कि किस जगह पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा? वो होगी एक्टिव साइट। ये देखिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये देखिए, ये जो एंजाइम की ये वाली जगह है, ये क्या है? एक्टिव साइट है। ये क्या है? एक्टिव साइट है। एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। इस सबस्ट्रेट ने आकर इस जगह पर आकर जुड़ जाना है। ये क्या है? सबस्ट्रेट है। ये क्या है? सबस्ट्रेट है। और ये इस जगह पर आकर क्या होगी? जुड़ जाएगी। ये क्या है? एक्टिव साइट है। ये इस जगह पर जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर क्या करेगा? अपना काम करेगा, वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद एक नई चीज में कन्वर्ट कर देगा। वो नई चीज कौन सी होगी? वो होगी प्रोडक्ट। जब एंजाइम किसी एक सबस्ट्रेट पर, किसी भी मॉलिक्यूल पर काम करेगा और उसको नई चीज में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। एंजाइम्स कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल। जो एंजाइम है उस सबस्ट्रेट को डिफरेंट मॉलिक्यूल में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। फिर उसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है,
और वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम्स बैरियर्स को कम कर देते हैं, कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी की मदद से। वो कैसे? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एंजाइम्स आएंगे, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करके उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें एंजाइम्स आकर उस बैरियर्स को कम करके एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको भी कम कर देंगे, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, हम जो है एक रिएक्शन के लिए हमें ज़रूरत है, कोई भी रिएक्शन है उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन के लिए 70 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। ये विदाउट एंजाइम जो है हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है, एंजाइम्स आ जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है, तो वो वही रिएक्शन जो कि 70 किलो जॉल एनर्जी में जो है स्टार्ट हो रहा था, तो एंजाइम आएगा और उसी एनर्जी को कम करके 30 किलो जॉल एनर्जी दरकार से ही वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं, तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन है वो आसानी से स्टार्ट हो जाता है और वो कैरी ऑन रहता है। इसी एक्टिवेशन एनर्जी को हम एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस ग्राफ को देखते हैं। अगर हमने एंजाइम के बगैर कोई भी रिएक्शन करवाया है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, और जब हम ये ब्लू वाला देखें, ये यहाँ से अगर हम एंजाइम यूज करें तो फिर एनर्जी क्या है, बहुत कम यूज हो रही है, एनर्जी बहुत कम यूज हो रही है, और जो प्रोडक्ट है वो वैसे के वैसे ही बन रही है। मतलब अगर हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करें तो हमें एनर्जी कम से कम चाहिए होगी, और अगर हम एंजाइम्स का इस्तेमाल ना करें तो फिर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। यहाँ पर हम 3 तरीकों से देखेंगे कि आया कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं। सबसे पहले है बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब जो सबस्ट्रेट है उसकी शक्ल को क्या कर देंगे, चेंज करके जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। दूसरा है बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट, और दूसरा तरीका है कि जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज जो सबस्ट्रेट पर मौजूद है उनको क्या कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, डिसरप्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो है बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट, और इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो क्या है कि जो सबस्ट्रेट है उसको सही ओरिएंटेशन में लाएंगे। सही ओरिएंटेशन में कैसे? फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट है वो इस तरह से पड़ी हुई है, तो उसको क्या कर देंगे, उसकी जो करेक्ट पोजीशन है उस जगह पर लाएंगे और जो रिएक्शन है वो होगा। तो इस तरह से जो है जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे हम कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एंजाइम्स को जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो जो है हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। किस लिहाज से? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क साइट, जहां पर वो वर्क करते हैं उस लिहाज से जो है एंजाइम्स को जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से? नंबर 1 है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और नंबर 2 है एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से होते हैं? वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं। सेल के अंदर कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। इसकी हमने एग्जांपल भी ली है, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन साइटोप्लाज्म। वो एंजाइम्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो ग्लाइकोलाइसिस में काम करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में जो है के प्रोसेस में काम करते हैं, वो क्या है? इंट्रासेलुलर एंजाइम है। इसी तरह दूसरी जो है इसकी टाइप है एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स के हवाले से हमने देखा कि पेप्सिन एंजाइम्स वर्किंग इन द स्टमक। वो एंजाइम्स जो स्टमक में किसी कैविटी के अंदर, किसी खला के अंदर काम करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रासेलुलर। मतलब वो सेल से बाहर किसी खला में, किसी कैविटी में काम करेंगे तो उसे क्या कहेंगे?
एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहेंगे। वो एंजाइम जो सेल से बाहर काम करेंगे उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।